Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we are going to discuss a very important thing which is related to the density of substances. देखें हमने डेंसिटी में ये स्टडी किया था कि जनरली आप कोई भी सब्सटेंस ले लें उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है कि उसके मॉलिक्यूल्स की जो कंपोजिशन है वो किस तरह से है। तो जितने मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे उस सब्सटेंस की डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये हमने डेंसिटी में स्टडी किया हुआ है, हमें ये चीज पता है। तो ऑन दैट बेसिस जनरली हमें पता है ये होता है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उसके सॉलिड स्टेट में जो डेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट। मतलब अगर हम उसकी डेंसिटी को कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड की फॉर द सेम सब्सटेंस, उसकी डेंसिटी सॉलिड स्टेट में ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है कि बिकॉज सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी सॉलिड स्टेट में ज्यादा होती है। जनरली जितने भी सब्सटेंसेस उन सब में इसी तरह का बिहेवियर होता है, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी वेरी करती है। अब उन सब्सटेंस में से सबसे जो कॉमन है दैट इज वाटर। अब ये वाटर के अंदर होता क्या है कि वाटर में मतलब अगर हम वाटर की डेंसिटी को कंपेयर करें इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, तो सॉलिड में जो मतलब ये होता है कि जो वाटर होता है उसको हम आइस कह रहे होते हैं, और लिक्विड में जो वाटर लिक्विड वाटर है। तो जनरली जिस तरह से बाकी सब्सटेंसेस का बिहेवियर है तो होना ये चाहिए कि सॉलिड आइस जो है उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, मतलब जो जनरली जो कॉन्सेप्ट बनता है डेंसिटी का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइस की जो डेंसिटी है that is less than the density of water। अब हमें कैसे पता चले, मतलब हमें कैसे हम इंश्योर करेंगे कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आप आइस क्यूब लेके आप उसको वाटर में आप डाल दें। जब आप उसको वाटर में डालेंगे यू विल ऑब्जर्व कि आइस क्यूब इज नॉट सिंकिंग, these ice cubes are floating on the water। तो अगर ये फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि इन आइस क्यूब्स की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम। ठीक है ना बेटा, दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग। अगर उस आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो ये वाटर के अंदर सिंक कर जाती। ठीक है, ये हमारी हो गई कॉमन ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं कि ऐसा होता है, इस लेक्चर का हमारा पर्पस ये होगा कि हम इसको टेक्निकली देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। बट बिफोर गोइंग टू द रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा हम इसका कुछ नेचुरल इम्पैक्ट देख लेते हैं कि जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम है तो इसके नेचुरल इम्पैक्ट क्या होता है। तो उसके लिए देखें, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी इन विंटर सीजन्स के जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। मतलब हमें लगता है से दे आर कंप्लीटली फ्रीज, बट वो कंप्लीटली फ्रीज नहीं होते, सिर्फ उनकी जो टॉप की लेयर है वो फ्रीज होती है, हो जाती है, और उसके नीचे जो होता है स्टिल देयर इज अ लिक्विड वाटर। अब ये जो लिक्विड वाटर होता है इसके नीचे, इसका एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये होता है कि जितनी भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितनी भी एक्वाटिक क्रिएशंस हैं, मतलब फिशेज हो गए या और जितनी भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे कैन सर्वाइव विद इन द कोल्ड सीजन्स। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये कि अगर इस तरह से होता कि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से ग्रेटर होती तो क्या होता, जस्ट उसके लिए कंसीडर करें जो हमने गिलास कंसीडर किया, इसी को कंसीडर कर लें कि दिस इज वाटर रिजर्वायर, कोई वाटर पॉन्ड है, लेक है। ठीक है ना, अब होता यह है कि इस लेक के ऊपर, इस पॉन्ड के ऊपर सबसे पहले जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा वो होगा इसकी सरफेस पे, बिकॉज साइड्स जो होती है वो तो कवर्ड होती है, सरफेस होती है ओपन एनवायरनमेंट में। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो वाटर फ्रीज होगी, वाटर फ्रीज होगा वो सरफेस के ऊपर होगा। अब यह सरफेस के ऊपर फ्रीज हो गया, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि इस आइस जो कि फ्रीज हो रही है इसकी डेंसिटी इस वाटर से ज्यादा होती तो होता ये आइस, ये मतलब ये जो आइस है ये इस वाटर के अंदर या इस पॉन्ड के अंदर सिंक कर जाती, मतलब ये लेयर नीचे आ जाती। जब ये लेयर नीचे आती तो ऊपर फिर वाटर की लेयर क्रिएट हो जाती, फिर दोबारा वो लेयर फ्रीज होती, वो नीचे आ जाती। तो इस तरह से होता ही है, आफ्टर सम टाइम पूरे की पूरी जो लेक है या पूरे का पूरे जो पॉन्ड है वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता। तो अगर ये कंप्लीटली फ्रीज हो जाता तो इसके अंदर जितनी भी एक्वाटिक क्रिएशंस हैं वो
डाई हो जाती, मर जाती। इसका मतलब है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो अल्लाह मियां ने ये एक नेचुरल प्रोसेस रखा हुआ है जिससे क्या होता है कि जितनी भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं इवन इन द कोल्ड वेदर्स। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका इम्पैक्ट। अब हम आते हैं पर्टिकुलर रीजन पे कि ऐसा होता है क्यों, मतलब टेक्निकली ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी है वो आइस से ज्यादा है। उसके लिए देखें, अगर आप केमिकल फॉर्मेशन देखें, जो केमिकल फार्मूला है वाटर का दैट इज H2O, और आइस का भी वही है H2। इसका मतलब है इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में तो कोई भी डिफरेंट नहीं है। वाटर के अंदर भी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, और आइस के अंदर भी इसी तरह होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में तो कोई भी चेंज नहीं है। अब हम आते हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट है, कि फिजिकल स्टेट इनकी किस तरह से होती है। पहले हम बात कर लेते हैं वाटर की। देखिए वाटर के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो कि फॉर्म होते हैं। एक वो बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है, विच इज कॉल्ड एन कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है ना, इसके अलावा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान भी एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, लेकिन जब ये वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। ये फॉर्मेशन उनकी हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रहा होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, मतलब जो बॉन्ड्स विच आर इन बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दे आर द स्ट्रॉन्ग वन, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया, ये है इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड में। अब हम आते हैं कि जब ये आइस में कन्वर्ट होता है लिक्विड, देन व्हाट हैपेंस। तो देखिए जब ये आइस में कन्वर्ट होता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच वर वीकर इन द लिक्विड स्टेट, अब ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। बिकॉज अभी हमने देखा केमिकल फॉर्मेशन चेंज नहीं है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स लिक्विड के अंदर थे वही आइस के अंदर भी है, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब आइस में कन्वर्ट होता है वाटर, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे गेट स्ट्रॉन्गर, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इन बॉन्ड्स का स्ट्रांग होने का रिजल्ट ये होता है कि देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स से दे क्रिएट अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। इसी तरह जो सेकंड मॉलिक्यूल है इनके हाइड्रोजन के बॉन्ड दरमियान बॉन्ड्स क्रिएट हो गए। तो इसी तरह जब ये बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो ये इस तरह का एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का रिजल्ट ये होता है कि इस स्ट्रक्चर का जो सेंटर होता है इसमें तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, बिकॉज जाहिर से बात है जब ये मॉलिक्यूल ने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब इसके दरमियान कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अब जब यहां पर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, एम्प्टी स्पेसेस होंगी। तो अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, अब देखिए अगर आप डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना सब्सटेंस का मास आ रहा है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब ये आइस मतलब ये वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गया, अब ये बहुत ज्यादा, अब जाहिर सी बात है एक इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएंगे। जब बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे तो एवरी स्ट्रक्चर हैज एन एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन देम। तो ये एम्प्टी स्पेस एक्चुअली क्या कर रही होती है कि इस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर रही होती है। क्यों डेंसिटी को डिक्रीज करेगी, बिकॉज डेंसिटी डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कोई भी मास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ओवरऑल इसकी डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से लोअर होती है। क्यों लोअर होती है, बिकॉज जब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो दे टेक अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से जो सब्सटेंस के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है इस स्ट्रक्चर में, वो स्पेस क्या करती है, दैट रिजल्ट्स इन द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। ठीक है बेटा, तो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन। मींस के अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी। ठीक हो गया। नाउ अब हम ये करते हैं, मतलब ये कि अगर हम टिल नाउ जितनी हमने डिस्कशन ये की है, अगर हम उसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं टिल नाउ, अभी हमने फाइनली कुछ भी डिसाइड नहीं किया, अब तक की डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि वाटर के अंदर जो बिहेवियर होता है वो ऑपोजिट होता है। मतलब बाकी सब्सटेंसेस में क्या होता है, आप उनको मतलब ये कि अगर आप हीटअप करते हैं तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज होती है,
आप उनको कूल डाउन करते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वाटर के केस में ऑपोजिट हो रहा है। आपने वाटर को कूल डाउन करके आइस में लेकर आए तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस कंक्लूजन को आगे लेकर जाएं और कंपेयर करें किसको, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को, तो अब मतलब अभी हमने वाटर की प्रॉपर्टी, अभी हमने जो कंक्लूजन हमने बनाई थी वाटर की प्रॉपर्टी के लिए, तो वाटर ऑपोजिटली बिहेव करता है। तो इस हिसाब से होना तो ये चाहिए कि जो कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी हॉट वाटर से कम होनी चाहिए, बिकॉज वाटर तो ऑपोजिट जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हॉट वाटर की डेंसिटी कोल्ड वाटर से कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंक्लूजन हमने पहले बनाई थी कि वाटर का बिहेवियर बाकी सब्सटेंस से ऑपोजिट है, अब वो कंक्लूजन फिर हमारी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, कि हमने जब कोल्ड वाटर को हॉट वाटर से कंपेयर किया तो अगेन यहाँ पर वाटर का वही बिहेवियर है जो कि बाकी सब्सटेंसेस का है। मतलब अगर कोल्ड वाटर है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तक वाटर का जो बिहेवियर है, उसकी जो एक्सपेंशन है, दैट इज दैट हैज सम काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी, मतलब वो क्लियर नहीं है। तो इस वजह से वाटर के अंदर जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन। एनामोलस का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब इसका बिहेवियर जो है अभी तक हमें क्लियर नहीं हो सका कि क्या वो मतलब बाकी सब्सटेंसेस की तरह एक्ट करेगा या बाकी सब्सटेंसेस से ऑपोजिट एक्ट करेगा। बिकॉज हमने दोनों चीजें देख ली, एक जगह पे वो बाकी सब्सटेंसेस से ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, फिर जब हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को कंपेयर किया तब हमने देखा कि वाटर का तो वही बिहेवियर है जो बाकी सब्सटेंसेस का है। तो इसका मतलब है वाटर की जो एक्सपेंशन होती है थोड़ी सी स्ट्रेंज होती है फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो अब हम ये जो स्ट्रेंज या एनोमलस एक्सपेंशन है इसको फर्दर थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि कहां पर ये वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होगी और कहां पर वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होगी। मतलब कहां पर इसका बिहेवियर बाकी सब्सटेंसेस से ऑपोजिट होगा और कहां पर इसका जो बिहेवियर है सेम बाकी सब्सटेंसेस की तरह होगा। तो उसके लिए देखें आप थोड़ा आप इनके अगेन इसकी फिजिकल स्टेट को आप कंपेयर करें, बिकॉज केमिकल फार्मूला में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे वाटर में चाहे आइस में वो सेम रहेगा। आप ये करें, आइस को जो मतलब ये है कि आपने मतलब आइस को 0 डिग्री पर लेकर आए, तो 0 डिग्री से मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब है आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी 0 पे। मेल्ट होने का मतलब ये होगा कि आइस के अंदर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स थे या जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, अब वो बॉन्ड्स ब्रेकअप होने स्टार्ट होंगे। अब जब ये बॉन्ड्स ब्रेकअप होने स्टार्ट होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर थे, मतलब इनके दरमियान एक एम्प्टी स्पेस थी, अब मॉलिक्यूल के दरमियान वो एंटी स्पेस किस वजह से थी, बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप होते रहेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोजर आते रहेंगे। मतलब ये कि डेंसिटी, मतलब ये कि जब आइस कन्वर्ट हो रही होगी वाटर में तो बजाय इसकी डेंसिटी डिक्रीज होने के ये डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी। क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर टुगेदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं तो ये डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, जब आपने टेम्परेचर को अगर आप इफ यू कीप इंक्रीजिंग, अगर आप 0 डिग्री से फर्दर इंक्रीज करते रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ब्रेकअप होते रहेंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आते रहेंगे। इसका मतलब है टेम्परेचर को आप 0 से इंक्रीज कर रहे होंगे, स्टिल वाटर की डेंसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अब ये इंक्रीज होती रहेगी। जब ये डेंसिटी ऑलमोस्ट सॉरी टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 4 डिग्री को रीच करेगा, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट का मतलब है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, 3.9 या 3.8 डिग्री सेल्सियस है, बट अगेन हम इसको राउंड ऑफ करके हम 4 डिग्री कह रहे होते हैं। तो 4 डिग्री इज द टेम्परेचर जहां पे जितने भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थे सारे के सारे ब्रेकअप हो चुके होते हैं, देयर इज नो फर्दर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या फर्दर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इसका मतलब ये होगा कि 4 डिग्री पर वाटर मॉलिक्यूल्स को जितना क्लोजर आना था वो उतना क्लोजर आ गए। इसकी वजह से उनकी डेंसिटी मैक्सिमम एक वैल्यू तक पहुंच गई। अभी हम देखते हैं व्हाट हैपेंस अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते रहे। तो इसका मतलब है 4 डिग्री इज द पॉइंट, इज द टेम्परेचर जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को जितना एक दूसरे के क्लोजर आना था वो आ गए। अब हम देखते हैं अब क्या होगा। अब देखिए 4 डिग्री पर
मतलब सारे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप हो चुके हैं, देयर इज नो मोर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से अब दोबारा जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आए, उनको जितना क्लोजर आना था वो आ गए। अब जब हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से इंक्रीज करेंगे, अब देखिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी थी, अब 4 डिग्री से इंक्रीज करने का मतलब ये होगा अब ये मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ही तो होता है ना, जब मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं तो उनका रिजल्ट ये होता है कि दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, या फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर दूर मूव करने लगेंगे। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर मूव करने लगेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब इन मॉलिक्यूल की डेंसिटी दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट। नाउ अब आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा था कि जब ये 0 से हम 4 डिग्री पर आ रहे थे तब भी तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन उस कंडीशन में वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे थे, या उस कंडीशन में जो डेंसिटी है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रही थी। तो देखिए उसमें ये हो रहा था कि एक मतलब जो जितनी एनर्जी ये गेन कर रहे थे उससे फास्टर रेट पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप हो रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो जाहिर सी बात है 0 से 4 टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी कम गेन करे होंगे, लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करे थे उससे फास्टर रेट पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप हो रहे थे। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि जितनी रेट पे वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे उससे फास्टर रेट पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर भी तो आ रहे थे ना। तो इस वजह से डेंसिटी क्या हो रही थी, बजाय डिक्रीज होने के वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब आप टेम्परेचर 4 से फर्दर इंक्रीज करें तो जाहिर सी बात है अब वो मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी नहीं बचे, सारे ब्रेकअप हो गए, मॉलिक्यूल फर्दर क्लोज नहीं आएंगे। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब अवे मूव करने लगेंगे तो इसका मतलब है डेंसिटी दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब 4 डिग्री पर मतलब ग्रेटर देन 4 डिग्री पर अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका रीजन ये था या जिसका इम्पैक्ट ये था कि जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है, तो हॉट वाटर की जो डेंसिटी थी वो कोल्ड वाटर से कम थी, बिकॉज हॉट वाटर का मतलब होगा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 4 डिग्री। ठीक है ना बेटा। तो अब हम इस पूरी जो डिस्कशन है इसको कंक्लूड कर लेते हैं। वाटर का जो एनॉमलस बिहेवियर है उसको थोड़ा सा प्रॉपर हम एक कंक्लूजन उसका बना लेते हैं। क्या होगा उसका कंक्लूजन, कि अगर आप वाटर को हीट अप करें फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, जब आप वाटर को हीट अप करेंगे फ्रॉम 0 to 4, होना तो ये चाहिए बिकॉज आप हीट अप कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, वाटर एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंड होता नहीं है इस रेंज के अंदर, बिकॉज इस रेंज के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ब्रेकअप हो रहे होते हैं, या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आ रहे होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आते हैं। इसके बाद 4 से अगर फर्दर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अब वाटर जो होगा वो नॉर्मली बिहेव करेगा जिस तरह बाकी लिक्विड्स करते हैं कि मतलब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वाटर में भी यही होगा कि अब उसकी डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम वे जब आप इसको कूल डाउन करें तो 100 डिग्री से, बिकॉज 100 से ऊपर तो जाहिर सी बात है वो गैस फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा ही नहीं वाटर की अगर बात करें, तो 100 से लेके 4 डिग्री तक वाटर बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है। आप कूल डाउन कर रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी जिस तरह बाकी सब्सटेंस होती है। लेकिन 4 से लेके 0 तक अब यहां पर इसका बिहेवियर फिर ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों ऑपोजिट होगा, बिकॉज 4 से लेके 0 तक ये वो रेंज है जिसके अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट होते जाएंगे या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होते जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो बजाय इंक्रीज होने के क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर डेंसिटी दोबारा डिक्रीज हो रही होगी। दैट्स वाई जब वो 0 डिग्री आइस पे पहुंचेगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम हो चुकी होगी, बिकॉज आइस कहाँ पे फॉर्म होती है, 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर डेंसिटी मतलब 4 से 0 तक डेंसिटी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, तो 0 पर आके वो डेंसिटी ओवरऑल वाटर से कम हो जाती है। ठीक है ना बेटा। तो ये तो हो गया हीटिंग और कूलिंग। इसी तरह
जो 4 डिग्री टेम्परेचर है, 4 डिग्री पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज आप 4 से ऊपर जाएंगे तब भी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, आप 4 से नीचे आ रहे हैं तब भी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो 4 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच वाटर इज अ मैक्सिमम डेंसिटी। अब ये भी क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है एग्जाम में कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पे होती है, सो दैट इज 4 डिग्री। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली 4, बट हम थियोरेटिकली इसको 4 डिग्री ही कंसीडर। ठीक हो गया बेटा? आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि क्यों ऐसा होता है। अच्छा, एक मैं आपको रियल लाइफ इसकी एप्लीकेशन बता दूं। जो एनोमलस एक्सपेंशन होती है वाटर में, ये आपने सुना होगा कि विंटर सीजन्स में जो बहुत ज्यादा कोल्ड होती है वहां पर वाटर पाइप्स जो होते हैं वो बस्ट आउट हो जाते हैं विंटर सीजन में। ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि कोल्ड सीजन में वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो, फ्रीज हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन बिकॉज अभी हमने कहा कि 0 से 4 डिग्री तक वाटर का बिहेवियर ओपोजिट होता है। तो देखिए, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है 4 से 0 डिग्री में, तो अब यहाँ पर वाटर जो हो रहा होता है, आप ये कह लें कि उसकी डेंसिटी, या 0 से 4 के अंदर क्या होता है, वाटर एक्सपेंड होता है। तो जब वो एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पाइप के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इट कैन ब्लास्ट दोस पाइप्स। ठीक है? सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ वाटर। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, या फिर अगर आपको इस टॉपिक के अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप और ऑन माय ईमेल। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।